डाउटनेट पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और देखिए, पता है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी। तो इस चैप्टर को मेनली मैंने 2 पार्ट्स में डिस्कस किया है। आज के पार्ट में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, आइसोमर्स की, जो आपके आइसोमेरिज्म होते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, स्टीरियो आइसोमर्स हो। स्टीरियो आइसोमर्स में भी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सारे आइसोमर्स की बात करेंगे। उसके बाद जो आपकी बॉन्डिंग होती है, मतलब नॉर्मल जो आपकी VBT के बेसिस पे जो आप बॉन्डिंग करते हैं उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम CFSC, ट्रांस इफेक्ट, JTD, जॉन टेलर इफेक्ट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इन तीनों को डिस्कस भी करेंगे और इनके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक बार हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम, कि जैसे कि आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स है मान लीजिए, ठीक है। मानिए मैंने कॉम्प्लेक्स में लिखा कि ये आपका कोबाल्ट मेटल है, NH3 का हॉल 6 एंड देन Cl3। ये आपका एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स लिखा। इस कॉम्प्लेक्स में कौन सी चीज़ किस चीज़ को मतलब नोटिस करिए किस चीज़ को बता रही है। अगर वो चीज़ देखी जाए तो देखिए CO जो यहाँ पे कोबाल्ट है, ये क्या है आपका सेंट्रल मेटल। हम क्या बोलेंगे कि ये है आपका सेंट्रल मेटल। जो अमोनिया है ये क्या है आपकी यहाँ पे लिगेंड। और जो ये 6 है अमोनिया को, जो अमोनिया 6 टाइम्स प्रेजेंट है ना, तो इस 6 को क्या बोलते हैं, ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद ये जो बाहर 3 Cl प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या होता है ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर। और उसके अलावा जो आपका ये पार्ट है जो कि आपका स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट है, इसको आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कुछ भी कह दीजिए। ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, देन उसके बाद एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पे कि जो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मान लीजिए आपने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन। मतलब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तभी तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो जब ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो ये किस टाइप से एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, प्लस आपकी जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वो अलग से एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या है मेरा कि जो ये आपकी 3 क्लोराइड आयन्स हैं, क्लोराइड कितनी है 3 Cl नेगेटिव एग्जिस्ट करेंगे, प्लस जो ये आपके स्फीयर में प्रेजेंट है CO NH3 का हॉल 6। अब इस कोऑर्डिनेशन पे कुछ ना कुछ चार्ज भी आएगा क्योंकि 3 Cl नेगेटिव क्या हो गए, हट गए। अब इनकी वजह से 3 नेगेटिव चार्ज था तो उसको बैलेंस करने के लिए इस पे कितना आएगा, 3 पॉजिटिव। तो मतलब एक्वस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस की बात करूँ तो 3 यहाँ से मिल रही हैं और 1 ये, तो टोटल 4 आयंस क्या मिल रही हैं यहाँ से आपको प्राप्त हो रही हैं। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोक्योमेट्रीज ऑफ AgCl फॉर्म्ड। हमें ऑर्डर किसका बताना है कि कितना अमाउंट AgCl का फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, व्हेन AgNO3, जब सिल्वर नाइट्रेट हमने एक्सेस में डाला है, किसमें, ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्स। ये 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इनमें हमने एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया है। तो देखिए इस टाइप का कंपाउंड, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास कभी भी आता है तो पहले आप ये देखिए, जैसे मेरा ये फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है। जो ये आपका फर्स्ट कंपाउंड है, आप ये ध्यान रखिएगा जो भी आपकी ये अमोनिया लिगेंड्स हैं, ये अमोनिया लिगेंड जाएंगे आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। अमोनिया लिगेंड क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ये आयनाइजेशन स्फीयर में कभी भी नहीं आएंगी। न्यूट्रल आयनाइजेशन स्फीयर में जो आपकी लिगेंड्स होती हैं वो किस लिए होती हैं, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बनाने के लिए। अब आपकी जो न्यूट्रल लिगेंड है उस पर कुछ चार्ज ही नहीं है, अब चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोऑर्डिनेशन पे चार्ज तो अभी भी उतना ही रहेगा। इस वजह से जो भी न्यूट्रल लिगेंड है वो हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगी। तो यहाँ पे देखिए इस कॉम्प्लेक्स में हमें 6 अमोनिया दे रखा है, तो कोबाल्ट का 6 अमोनिया आ गया।
अब आपको इतना तो पता होगा कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मेनली या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर अपना कंप्लीट हो गया, उसने 6 अमोनिया लिगेंड से बाइंड किया। तो बाकी की जो क्लोरीन बच गई वो कहाँ पर आएंगी, आपकी बाहर की तरफ आएंगी। ओके, ऐसे ही अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो इस कंपाउंड में सिर्फ हमारे पास 5 अमोनिया है, तो दैट मीन्स 5 अमोनिया तो इधर ही आएंगी क्योंकि वो न्यूट्रल लिगेंड है। बट 5 अमोनिया आने के बाद इसका कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है वो कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है 6, मतलब इसको अभी एक और लिगेंड चाहिए। तो एक और लिगेंड के लिए ये Cl यहाँ पर रखेगा और देन आएगा आपका Cl2, और जो लास्ट मॉलिक्यूल है जिसमें 4 ही अमोनिया है तो वो आएगा आपका CONH3 4। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, 2 और चाहिए, तो 2 क्लोरीन आएंगी आपकी अंदर और 1 क्लोरीन जाएगी बाहर। तो ये 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बने। अब मतलब ये है कि जब ये कॉम्प्लेक्स आपका एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, देखिए ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सेम है, तो जब ये इस कॉम्प्लेक्स की बात करूँ ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो ये इस टाइप से आपको आयंस में मिलेगा। अब ये आयंस में डिसोशिएट हो गया, इसके बाद वो कह रहे हैं कि आप इसकी सिल्वर एक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट और आप रिएक्शन कराएंगे। अब आपको पता है कि जो आपका सिल्वर है ये क्लोरीन के साथ क्या करता है, अपना कंपाउंड बनाता है, दैट इज AgCl यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और उसके क्या बनेंगे, यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। कितना AgCl बनेगा, सिल्वर तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेस में है, तो हमें देखना है कि हमारे पास कितनी क्लोराइड आयंस हैं, और क्लोराइड आयंस हमें कितनी मिली है 3, क्योंकि आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर 3 ही तो क्लोराइड आयंस थी। तो यहाँ से आपको 3 AgCl मिल गए, मतलब 3 मोल AgCl के फॉर्म हुए। ऐसे ही इस कंपाउंड में आपको जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको 2 क्लोराइड आयंस मिलेंगी बाहर। अब वही 2 क्लोराइड आयंस आपके सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके कितना देंगी, 2 मोल AgCl का देंगी, और यहाँ पे एक ही क्लोराइड आयन है तो ये आपका 1 मोल AgCl का देगी, राइट। तो ऑप्शंस हमारे क्या होने चाहिए कि 3 AgCl, देन 2 AgCl, देन 1 AgCl। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो देखिए जो थर्ड ऑप्शन है 3 AgCl, 2 AgCl एंड 1 AgCl, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल M इन द कॉम्प्लेक्स वेयर En is इथाइलिन डायमीन S। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें एक क्या दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है। कंपाउंड क्या है आपका, ये आपका एक मेटल है, En इथाइलिन डायमीन आपकी लिगेंड है, देन यहाँ पे है C2O4 और पूरा क्या है आपका Cl। इसमें आपको एक तो बताना क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि कितनी लिगेंड्स मतलब यहाँ पे बाइंड है। En की बात करूं जिसको मैंने बोला इथाइल डायमीन, ये लिगेंड आपके कुछ इस टाइप से होती है, NH2 एंड देन NH2। ये जो लिगेंड है ये आपकी कैसी है, एक बाइडेंटेट लिगेंड। क्या है आपकी बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे ये अगर आपका मेटल है तो ये दोनों ही नाइट्रोजन इस मेटल से इस टाइप से बाइंड करेंगे। दो एक ही लिगेंड है बट मेटल से 2 बार बाइंड कर रही है, राइट। तो इस वजह से ये आपकी बाइडेंटेट लिगेंड है। तो मतलब अगर एक En है तो उसने 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई करी, 2 En ने कितनी पोजीशन ऑक्यूपाई करी, 4 पोजीशंस। तो जो आपकी En लिगेंड है इसी ने ऑक्यूपाई करी। उसके बाद आया C2O4। C2O4 का मतलब है ये आपका जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका जब हमने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो ये आपका ऑक्जेलेट आयन है। ये क्या है ऑक्जेलेट आयन, और ये भी क्या है आपकी बाइडेंटेट लिगेंड। इस टाइप से मेटल से ये भी बाइंड करती है। तो ये भी कितना दे रही है आपको 2, मतलब 4 + 2। तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारा हो गया 6। बट अब हमें ये देखना है कि जो आपका मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ठीक है। तो अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आयनिक फॉर्म में लिख लेते हैं, En2 देन C2O4 Cl। एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन को रिमूव करेंगे तो Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने इसको रिमूव किया तो ये बैलेंस करने के लिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ओके, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे कैलकुलेट करनी है, मुझे नहीं पता, मैंने उसको x माना। En आपने स्ट्रक्चर देखी, En की न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज कैरी नहीं कर रहा, तो इसका तो 0 आ जाएगा। प्लस
C2O4 ऑक्सलेट आयन पे -2 चार्ज है, तो हमने इसको लिखा, ये है आपका -2 एंड यहाँ पर है प्लस का 1। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 + 2, x कितना आ रहा है आपका 3, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की वो कितनी है यहाँ पर आपकी 3। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका 6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3 से, और इनका हमें सम बताना है, तो 6 + 3 कितना हो गया 9, राइट। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर पे। जो आपके कंपाउंड्स हैं इनका नॉमेनक्लेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर में क्या है, जैसे अभी हम किसी भी एक कंपाउंड की जनरल बात करें, जैसे अभी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स था दैट इज CONH3 का होल 6 एंड देन Cl3, राइट। अब आपने जब इस कॉम्प्लेक्स को आयनिक फॉर्म में लिखा तो हम कैसे लिख रहे थे इसको आयनिक फॉर्म में, यह आ रहा था आपका CONH3 6 Cl नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे Cl पे नेगेटिव है और 3 क्लोरीन्स हैं, तो ये इसको कैसे बैलेंस करेंगे अपने 3 पॉजिटिव चार्ज से। तो ये पता चल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये क्या है आपकी कैटायन और ये क्या है आपकी एनायन। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब भी आप इनका नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं कंपाउंड का, तो पहले आप कैटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ही आपका एनायन का नाम लिखा जाता है, ठीक है। देन अगर आपका कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रल है, ना उस पर कैटायनिक चार्ज है ना ही एनायनिक चार्ज है, फॉर एग्जांपल जैसे NiCO4, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, देखिए आप इस पे कोई भी चार्ज नहीं आ सकता इस पे। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका सिंगल वर्ड मतलब एक ही वर्ड में आप लंबा सा नाम लिखोगे। अब जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आप इसका नाम लिखेंगे कैसे, तो इसका नाम लिखेंगे आप पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, मतलब जैसे यहाँ पे अमोनिया है तो पहले लिगेंड का नाम आएगा, जितनी भी लिगेंड्स है। लिगेंड भी कैसे लिखेंगे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे इस केस में तो आपके पास एक ही लिगेंड है, बट अगर आपके पास 3-4 लिगेंड्स होंगी तो आप उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में मेंशन करेंगे। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई लिगेंड आपकी 2 बार हो तो हम उसके लिए डाई यूज़ करते हैं, तो जो ये वर्ड है आप इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। जो लिगेंड का नाम है सिर्फ उन्हीं को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपको क्या करना है कंसिडर करना है। इसके बाद आता है आपका लिगेंड के बाद लिखेंगे आप मेटल का नाम। अब जब आपका मेटल कैटायन कॉम्प्लेक्स में है या फिर न्यूट्रल में है तो आप सिंपल जो भी मेटल का नाम होता है वही लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपने लिखा कोबाल्ट, यहाँ पे आपने लिखा निकल। बट जब यही आपका मेटल एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आता है, किस में आता है आपका मेटल एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि इस केस में जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है यहाँ पे मेटल है और ये क्या है आपका एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जब मेटल आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आता है तो उस टाइम पे मेटल का जो नाम है वो किससे एंड होता है 8 से, राइट। अब आयरन का नाम आप बोलेंगे मैम आयरनेट, ये तो नाम ही बहुत अजीब सा हो गया, हमने कभी भी नहीं सुना। तो देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी हैं जिनके जो नाम मेटल हैं उनके नाम क्या है आपके चेंज है। जैसे आयरन को हम आयरनेट नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं फेरेट। क्या लिखा जाएगा ये आपका फेरेट। जैसे आपका Sb होता है इसको हम एंटीमनी बोलते हैं, ओके राइट। बट जब आप इस टाइप के कंपाउंड में इसका नाम लिखते हैं तो वो आता है आपका स्टेनेट। लास्ट में 8 से क्या हो रही है आपकी एंडिंग हो रही है, ठीक है। जैसे अब कोबाल्ट की अगर बात करेंगे तो कोबाल्टेट, निकल निकलेट, इस टाइप से आपको लिखना होता है। अब जो आपकी लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स जो हैं उनके कुछ कुछ के नाम्स आपके डिफरेंट हैं, जैसे NH3 है, राइट। तो NH3 को हम क्या लिखते हैं अमीन, राइट। NH3 जो है इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं अमीन। देन इसके बाद आपकी इसमें डबल M आता है, ओके ये इस टाइप से लिख देती हूँ मैं इसको AMMIN अमीन, ओके। अब जो आपका वाटर है दैट इज H2O, इसके लिए लिखा जाता है आपका एक्वा। ये जो आपके डिफरेंट नेम्स हैं न्यूट्रल लिगेंड्स में, स्पेशल जो नेम यूज़ करते हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। देन आपका जो CO है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको हम लिखते हैं कार्बोनिल, ओके। एंड देन उसके बाद जो आपका NO है इसको हम लिखते हैं नाइट्रोसिल।
जितने भी आपके नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स हैं, इनके नाम की जो एंडिंग है वो आप किससे करते हो? आइडो। किससे करते हैं आप? आइडो से इनकी नेम की एंडिंग कर देते हैं। ओके चलिए, अब बेसिक चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम मूव करते हैं इस कंपाउंड के नेम पे। तो सबसे पहले कह रहा है द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज। सबसे पहले आप कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनको तो आप इसी तरीके से कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे आपको पता है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने अभी बोला एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम लिखा क्या जाएगा? फेरेट लिखा जाएगा, राइट। कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें फेरेट नहीं दिया? पहले तो वो कैंसिल कर दो। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखिए आयरन है, राइट। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने इसको यहीं पे क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ओके उसके बाद ये है आपकी लिगेंड, और लिगेंड का क्या है? CN नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। नॉर्मली अगर हम इसका नाम लेते हैं तो नॉर्मल वे में हम इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड। बट अभी मैंने कहा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है आप उसको आइडो से कंप्लीट करेंगे, मतलब आप इस लिगेंड को क्या लिखेंगे? साइनाइडो। तो 6 लिगेंड्स हैं तो उसके आगे लिखिएगा हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो। अब ऐसा नाम कहाँ पर है? देखिए यहाँ पे क्या है? साइनाइटो, बिल्कुल नहीं। साइनो ही लिख दिया इन्होंने, तो ये भी नहीं। एक्चुअली जो साइनो है ये नाम भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यूपीएससी ने बोला कि आप ये नाम भी लिख सकते हैं। जैसे क्लोराइड को क्लोराइडो की जगह आप क्लोरो भी लिख सकते हो, तो साइनो भी लिख सकते हो। बट यहाँ पे गलती क्या किया इन्होंने? यहाँ पे ट्राई लिख दिया। बट हमारे पास CN कितनी है? 6 लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे हेक्सा साइनो अगर लिखा हुआ होता तो हम इस नाम को बिल्कुल करेक्ट कंसिडर कर सकते थे। बट इन्होंने ट्राई साइनो लिखा है, तो ये भी क्या हो गया आपका? गलत। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हेक्सा, ओके, साइनाइडो, ये भी ठीक है। फेरेट भी ठीक है। 3 आयन। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपका साइनाइड क्या माइनस चार्ज होता है? 6 साइनाइड है, -6, और यहाँ पे क्या है? -3। उसको बैलेंस आउट करने के लिए आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट होगा। तो दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन D है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। ओके चलिए, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको क्या लिखना है? यहाँ पे भी IUPAC नेम ही लिखना है। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लिगेंड्स हैं। NH3 है, Br है, NO2 है एंड Cl है, ठीक है। तो हम पहले इन सारी डिफरेंट लिगेंड्स के नाम लिखेंगे एंड देन देखते हैं कि इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या बोलते हैं। ओके तो NH3 के लिए अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए हम क्या लिखते हैं? अमीन। ये हो गई आपकी अमीन। ओके उसके बाद क्या है आपका Br। देखिए इसको आप ब्रोमो भी लिख सकते हो या फिर ब्रोमिडो भी लिख सकते हो। ओके तो हम मान लेते हैं ब्रोमो। NO जो लिगेंड है, NO2 जो लिगेंड है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रो या फिर नाइट्रेटो। ओके तो मान लीजिए हमने इसको नाइट्रो लिखा। Cl को हम फिर से क्या लिखेंगे? क्लोरो। अब अगर मैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चलूँ तो आपको पता है पहले A आता है, देन B, उसके बाद C और फिर N आएगा, तो मतलब क्लोरो जो है वो आपका नाइट्रो से कहीं पहले आएगा। तो अमीन जो है वो हमारे पास कितनी है? 3। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सबसे पहले ट्राया अमीन। ट्राया अमीन के बाद ब्रोमीन आपके पास एक ही है, तो यहाँ पे आएगा आपका ब्रोमो। ब्रोमो के बाद आएगा क्लोरो, और क्लोरो के बाद नाइट्रो भी एक ही है, तो क्या आ जाएगा आपका? नाइट्रो। अब ये लिगेंड अगर बात करें कि जो आपका कंपाउंड है ये एनायनिक है या फिर कैटायनिक है, Cl यहाँ बाहर प्रेजेंट है, मतलब Cl पे अपना एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये कंपाउंड पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब ये कैटायनिक है, तो मेटल का नाम नॉर्मल आएगा। तो हम देन लिखेंगे प्लैटिनम। अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है आपको, और उसके बाद Cl है, तो इस Cl के लिए सिंपल जो हम नाम लिखते हैं क्लोराइड, इसको हम एज अ लिगेंड कंसिडर नहीं करते हैं, तो इनके बाहर जो भी आयनाइजेशन स्फीयर में जो भी काउंटर आयन जो भी होती है उसको हम सिंपल जो नाम होता है उन आयनिक्स का, जैसे साइनाइड, क्लोराइड, वही लिखते हैं। ओके मेटल के अगर अब मैं चार्ज की बात करूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, तो प्लैटिनम का हमें कैलकुलेट करना है। 3 अमोनिया जो कि आपको पता है न्यूट्रल होती है, उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, कंसिडर नहीं करते हैं। ब्रोमीन -1 चार्ज कैरी करता है। NO2 -1 चार्ज कैरी करता है।
एंड नेक्स्ट क्लोरीन भी -1 ही चार्ज कैरी करता है, और बाहर क्या है आपके पास, एक और -1 चार्ज है, राइट। सॉरी, बाहर आपके पास इसके ऊपर प्लस चार्ज है ना, राइट। सो ये +1 आ गया यहाँ पे, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1 + 3 क्या आ गया 4, मतलब प्लैटिनम यहाँ पे 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा रोमन न्यूमरल में आपका 4। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखिए डी ऑप्शन में आपको क्लियरली दिख रहा है, इन्होंने नाइट्रो पहले लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका गलत। यहाँ पे क्लोरो पहले लिखा, ये भी गलत। यहाँ पे ब्रोमो और क्लोरो के बीच में नाइट्रो लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया। ट्रायामीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम 4 क्लोराइड, जो ए ऑप्शन है इसमें आपका नाम बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है जैसे आपने लिखा है, तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब आइसोमेरिज्म को। ठीक है, आइसोमेरिज्म में आपको पता है कि जो आपका आइसोमेरिज्म है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब मैं सबसे पहले बात करूं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, देन हम इसमें डिस्कस करते हैं आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट होता है आपका लिंकेज, और द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। मेन यही 4 आइसोमेरिज्म को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बात करूँ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की, कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखिए आयोनाइजेशन वर्ड आपने कहीं सुना है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो हम लिखते हैं उसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर, काउंटर आयन, ये सब बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो लिगैंड होती है वो लिगैंड और अंदर जो एक लिगैंड है, जब ये 2 एक्सचेंज होती हैं तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास एक कंपाउंड है CO NH3 5Br और आपका ये है SO4, ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड है। तो ये क्या है आपकी आयोनाइजेशन आयन है, आयोनाइजेशन है, काउंटर आयन है। क्या बोला मैंने कि जो आपकी आयोनाइजेशन आयन है ये क्या होगी आपकी एक्सचेंज होगी अंदर जो आयन है, बट सल्फेट को कम से कम हम Br से क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका CO NH3 यहाँ पे आएगा, अंदर सल्फेट आ जाएगा और बाहर क्या चला जाएगा आपका ब्रोमीन चला जाएगा। तो ये दोनों क्या हैं आपके आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। और जो ये आपके आइसोमर्स हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। रीज़न आपको पता है कि एक्वस सॉल्यूशन में होता क्या है, आपका जो आयनाइजेशन आयन होती है वही तो सेपरेट आउट हो जाती है। यहाँ पे सल्फेट आयन सेपरेट होगी और यहाँ पे आपकी Br नेगेटिव आयन सेपरेट होगी, राइट। अब इनके लिए बहुत सिंपल है, अगर आप इनके सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे तो आपका AgBr का क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बट वहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वजह से एक्वा सॉल्यूशन में ये दोनों आइसोमर्स अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इसके तो आप नाम से याद रख सकते हैं, आयोनाइजेशन मतलब आयोनाइजेशन स्फीयर से आयंस का एक्सचेंज। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट का क्या मतलब होता है, वाटर, सिंपल सी बात है, हाइड्रेट मतलब क्या होता है आपका वाटर होता है। तो इस केस में जो आपकी वाटर लिगेंड्स हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे आपकी एक्सचेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास है COH2O6, ठीक है, एंड देन क्या है आपके पास Cl3। अब क्या होगा, जो आपकी वाटर लिगेंड है ये एक बाहर जाएगी और क्लोरीन लिगेंड अगर अंदर आती है COH2O5, एक क्लोरीन अंदर आ गई और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या चला गया आपका बाहर। तो इस टाइप का जब आइसोमेरिज्म होता है तो वो होता है आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब शो करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म आपका जब शो होता है जब आपकी एम्बाइडेंटेट लिगेंड्स होती हैं। मेनली किस केस में, एम्बिडेंटेट लिगेंड होंगी, मतलब वो लिगेंड जो 2 टाइप से बाइंड कर सकते हैं। लाइक आपका CN है, साइनाइड लिगेंड है, ये आपके कार्बन से भी बाइंड कर सकती है और नाइट्रोजन से भी बाइंड कर सकती है। ऐसे ही आपकी जो NO2 लिगेंड है,
ये भी आपके नाइट्रोजन से भी बाइंड कर सकती है एंड ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकती है, बट एक टाइम पे एक ही साइड से बाइंड करती है, राइट। बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, बट दो डिफरेंट एटम्स से बाइंड कर सकती है, बट एक टाइम पर एक ही एटम से बाइंड करती हैं। तो जो इस टाइप की लिगेंड्स होती हैं ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करती हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है आपका CO NH3 5, ठीक है। देन है आपका SCN थायोसाइनेट Cl2। इसी का अगर आप लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो अमोनिया तो आपकी सिर्फ नाइट्रोजन से ही बाइंड करती है, बट जो आपका थायोसाइनेट है ये अभी सल्फर से बाइंड कर रहा था, तो अभी ये आपका नाइट्रोजन से भी बाइंड कर सकता है NCS एंड देन Cl2, राइट। या फिर इसी टाइप से आपका जो NO2 है ये अभी नाइट्रोजन से बाइंड कर रहा था, तो अब ये ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है, तो आप इसको इस टाइप से लिख देंगे। या फिर साइनाइड की बात करूँ, उस कार्बन से बाइंड कर रहा था, अब ये नाइट्रोजन से बाइंड कर रहा है। ओके, तो इस टाइप से आपकी जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है वो होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पे, कि जो आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है ये क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। दैट मीन्स आपके यहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, इस टाइप से होता है ये आपका आइसोमेरिज्म। जैसे आपका एक कंपाउंड है CO NH3 6 एंड देन आ गया आपका क्रोमियम CN6, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है। जब इसका आप आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो आपके मेटल्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब कोबाल्ट जो कि अमोनिया के साथ बॉन्डिंग कर रहा था और क्रोमियम जो साइनाइड के साथ बॉन्डिंग कर रहा था, अब ये क्रोमियम तो यहाँ चला जाएगा अमोनिया के साथ बाइंड करने के लिए और कोबाल्ट आ जाएगा साइनाइड के साथ बाइंडिंग करने के लिए। तो आपका बनेगा ये आ जाएगा, यहाँ पे कोबाल्ट को एक्सचेंज किया क्रोमियम ने, तो ये आ गया क्रोमियम NH3 6 और यहाँ क्रोमियम के स्पेस पे क्या आएगा, कोबाल्ट, तो ये आ जाएगा आपका कोबाल्ट CN6। जब इस टाइप का मतलब कोऑर्डिनेशंस में मेटल जब एक्सचेंज होते हैं तो ये क्या कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये तो थे आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब अगर बात करूं मैं यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मेन आपके दो आते हैं, एक आता है आपका ज्योमेट्रिकल, राइट, और उसके बाद एक आता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। बिकॉज आपके जो मेन कंपाउंड्स बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो या तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो हमने डिस्कस क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है एक मेरा मेटल है और 4 लिगेंड्स हैं। अब जो 4 लिगेंड्स हैं उनमें पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास चारों लिगेंड्स सेम हो। ए जो है, देखिए यहाँ पे जो ABC मैं अगर कुछ भी यूज़ कर रही हूँ इस टाइप का, तो ये सारी की सारी मैं क्या बता रही हूँ, लिगेंड्स। ए का मतलब है चारों लिगेंड्स मेरी सेम है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 3 लिगेंड सेम हो बट एक लिगेंड डिफरेंट हो। या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि 2 लिगेंड्स सेम हो एंड 2 लिगेंड्स डिफरेंट हो। या फिर जो ये 2 लिगेंड्स हैं, मतलब A2, जो 2 सेम लिगेंड्स दिए हैं, ये तो डिफरेंट लिगेंड्स भी तो हो सकती हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड एक लास्ट पॉसिबिलिटी ये बचती है कि सारे की सारी जो चारों लिगेंड्स हैं वो क्या हो, मेरी डिफरेंट हो। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस केस में कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके पॉसिबल है। देखिए, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी जो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनके केस में हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल में तो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी नहीं फॉर्म होते। अब यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर साफ पता चल रहा है कि आपका एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक ही प्लेन में सारे के सारे एटम्स आपके यहाँ पे लाई करने वाले हैं। Ma4 चारों ही लिगेंड्स आपके यहाँ पे क्या है, सेम मेटल। इस टाइप से आपके 4 लिगेंड्स आएंगी। अब चारों ही लिगेंड सेम है तो उसकी तो एक ही अरेंजमेंट होगी और किसी तरीके से आप उसको अरेंज ही नहीं कर सकते। तो मतलब इस केस में आपके पास कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, ठीक है। इसका एक ही अरेंजमेंट है तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। A3B की बात करें तो मान लो 3A आपने यहाँ लगा दिए, B यहाँ लगा दिया, तो क्या है, B के अपोजिट भी A है, साइड में भी दोनों तरफ A है, तो यहाँ पे भी आपका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये भी कैंसिल।
अब आते हैं A2B2 टाइप में। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका पॉसिबल है। हो सकता है कि जो दोनों A हैं आपके, ये एक दूसरे के अपोजिट में हो और B एक दूसरे के अपोजिट में हो। और जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी फॉर्म हो सकती है आपकी, वो ये हो सकती है कि दोनों A जो अभी अपोजिट में थे, दोनों A आ गए कैसे आपके साइड में, और दोनों B आ गए आपके साइड में। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना। तो इस टाइप से आपके कंपाउंड्स बने, जो हम पर आपने देखा कि अगर इस टाइप की अरेंजमेंट है तो आपके कितने, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म हो रहे हैं। अब A2BC की अगर बात की जाए तो सिंपल है आपका A2, राइट। तो A2 एक दूसरे के अपोजिट है। B और C की बात कर रहे हो तो आप यहाँ से एक रिमूव कर दीजिए B को, उसकी जगह पर आप क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो, C। और कोई आपको अरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल दिख रहा है? इस केस में भी आपको 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल दिखेंगे। वही सेम है, ये जो अपोजिट हैं तो ये आपका ट्रांस आइसोमर हो जाएगा, और सेम है तो ये आपका सिस आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस केस में भी आप 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल कर सकते हो। अब ABCD 4 डिफरेंट लिगेंड्स हैं, तब आप कैसे करेंगे? देखिए, इस केस में आई डोंट नो आप लोग किस टाइप से आइसोमर्स बनाते हो। मेरा जो तरीका है, जब आपके पास इतने डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो कितने आइसोमर बने और कैसे बनाएं, तो देखिए अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी? ए के अपोजिट में क्या है? A, मतलब A के अपोजिट में A ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे B के अपोजिट में क्या है? C। हमने ये लिखा। अब इसमें दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है आपका? आप मुझे ये बताइए, दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास क्या पॉसिबल है? कि जो A है उसके अपोजिट में B और A के अपोजिट में C, यही पॉसिबल है। तो ये कॉम्बिनेशन से ये स्ट्रक्चर बन गई, इस कॉम्बिनेशन से ये स्ट्रक्चर बन गई, और कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपके 2 ही आइसोमर्स बन सकते हैं। ऐसे ही जो ये आपका ABCD वाला है, इसमें कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? ठीक है, चलिए मैंने कहा मैं सबसे पहले A और B का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ एंड देन C एंड D का। अब मैं एक चीज़ को स्टैंडर्ड लेके चल रही हूँ, A को। A के साथ B आ चुका, तो A के साथ C क्या भी बाइंडिंग करेंगे, तो नेक्स्ट क्या बचेगा? B और D। अब A के साथ मुझे D चाहिए, तो क्या बच गया आपका? B एंड C। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल लग रहा है आपको यहाँ पे? नहीं। अब अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी है तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन की स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो यह आपका मेटल, जो A और B मैंने लिखा है, इसका मतलब है वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, A B। देन ये हो गया आपका C, और ये क्या हो गया आपका D। इसी तरीके से अगर आप इस पे मूव करेंगे, ये आपका मेटल है, ये क्या है आपका A, एंड देन ये है आपका C, तो ये हो जाएगा आपका A C, देन ये आपका B एंड ये D। मतलब जो आप एक ब्रैकेट में जो 2 चीज़ें लिख रहे हो, वो एक दूसरे के आपको क्या लगानी है? अपोजिट में लगानी है। तो इस टाइप से जब आप कॉम्बिनेशंस बनाते हुए चलेंगे तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं। तो इस टाइप के जब कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होते हैं? आपके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो केस था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनता, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वहाँ पे आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, राइट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर नहीं मिलते, सिर्फ आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही मिलते हैं। अब मूव करते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। अब देखिए, सेम वही उसी तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका यहाँ पे? 6। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपका मेटल है और 6 की 6 लिगेंड्स आपकी सेम है। तो 6 की 6 लिगेंड जब सेम है तो आप इन्हें कैसे भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारी की सारी सेम है ना, किसी को ऊपर किसी को नीचे साइड में लगाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप MA5 मतलब 5 लिगेंड को सेम रखते हुए एक को डिफरेंट रख रहे हैं, इस केस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक ही लिगेंड आपके डिफरेंट है, बाकी 5 तो क्या है? सेम है। तो उसके तरफ, उसके अपोजिट में, उसके साइड में सब कुछ उसको ए ही लिगेंड दिखेगी। अब इन दोनों केस में आपकी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं MA4B2। अब यहाँ पर आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हैं? पॉसिबल है। अब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपकी कैसे पॉसिबल है? देखिए, कोऑर्डिनेशन 6 में जो आपकी शेप बनती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल,
क्या बनते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। और ऑक्टाहेड्रल शेप आपको पता ही है कैसी है, ये मेटल, ये जो 4 लिगेंड्स होती हैं ये क्या होती हैं आपकी सेम प्लेन में, एक अबव द प्लेन और एक आपका क्या होता है बिलो द प्लेन, राइट। इसी तरीके से मैं एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये चारों आपके प्लेन में, मतलब ये मेटल और जो ये 4 लिगेंड्स हैं ये आपकी प्लेन में। इस टाइप से मानिए जिस फ़ोन पे आप देख रहे हो अभी वीडियो, उसी वो जो फ़ोन है उस फ़ोन के सेंटर में आपका ये मेटल है, और जो फ़ोन के 4 कॉर्नर्स हैं उन 4 कॉर्नर्स पे ये क्या है आपकी लिगेंड। अब एक आपके फ़ोन के ऊपर की तरफ है, मतलब जो आपकी रूफ है उसकी तरफ है, और एक आपके फ़ोन के नीचे की तरफ है, मतलब जो आपका फ्लोर है, फर्श है, उसकी तरफ एक आपकी लिगेंड जा रही है। तो आपको साफ पता चल रहा है कि आपका जो फ़ोन है वो एक प्लेन है, ऊपर की तरफ जो रूफ की तरफ जा रही है और जो नीचे की तरफ जा रही है आपकी लिगेंड फ्लोर की तरफ, वो आपके आउट ऑफ प्लेन है, मतलब एक प्लेन में कंसिडर आप उनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आपकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अब मैंने बोला A4B2, पॉसिबिलिटी है जो A4 हैं, अगर मैं इनको सबको क्या करूं एक ही प्लेन में लगा दूं, A मैंने सारी एक प्लेन में ली और B दोनों आपकी क्या है अपोजिट, एक आपका ये पॉसिबिलिटी आ रही है। दूसरा देखिए, अगर आपको इस टाइप से भी नहीं समझ में आता तो एक और तरीका जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, मैं पॉसिबिलिटी कर रही हूँ AA एंड BB, ये पॉसिबिलिटी है एक। तो दूसरी पॉसिबिलिटी एक ही बन सकती है कि जो ये B है इनको आप A को दे दो, तो मतलब एक कॉम्बिनेशन तो AA का अभी भी रहेगा, देन आएगा आपका AB एंड AB। सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो इस केस में आपके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे वो क्या बनते हैं आपके 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है। अब मैंने बोला AA और AB AB, तो देखिए ये आपका A B A B, AB AB बनाया, अब AA, तो ये A और एक A ये आपका अपोजिट में। अब ये जो कॉम्बिनेशन है आपका एक दूसरे के क्या है अपोजिट में है लिगेंड्स, आपकी सेम लिगेंड्स, तो ये तो हो जाएगा आपका ट्रांस आइसोमर। जबकि अगर आप इसको कंसिडर करेंगे तो दोनों AA या दोनों BB क्या है आपके सेम साइड में, तो ये कंसिडर होता है आपका सिस आइसोमर, ओके। देन जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे फॉर्म होता है, हाँ अगर अब इसी कॉम्बिनेशन में आपको मैं बात करूँ ऑप्टिकल आइसोमर्स की, या ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होगा, तो देखिए क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल है। कैसे, मान लीजिए जो आपका फ़ोन बताया मैंने आपको, उसी फ़ोन में से आपने प्लेन पास कर दिया, मतलब यहाँ से मैंने क्या किया एक प्लेन को पास कर दिया, वो प्लेन इन मेटल 4 लिगेंड्स को कट करते हुए जा रहे हैं। अब बच क्या गया, सिर्फ एक ऊपर की तरफ छत की तरफ लिगेंड और एक नीचे की तरफ जो आपका फर्श है फ्लोर है उसकी तरफ लिगेंड, मतलब एक ये बच गई और एक ये बच गई, और ये दोनों क्या है बिल्कुल सेम है, मतलब जो इनका रिफ्लेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका बिल्कुल सेम आ रहा है। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस कंपाउंड में कहेंगे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो वो कंपाउंड क्या होते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या होते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट यहाँ पर अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, क्या इस कंपाउंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो अगर इस कंपाउंड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपने प्लेन क्या किया, यहाँ से पास किया प्लेन, तो इसको तो पूरे प्लेन ने कट कर दिया, बचा क्या सिर्फ ये और ये दोनों अपोजिट में ए ही हैं, तो यहाँ पे भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है प्रेजेंट है, तो ये भी आ गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो ये आपने दोनों B2 लिए हैं, अगर आप इन B2 की जगह MA4BC लेते हैं, क्या तब कुछ चेंज आएगा, तो देखिए तब भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे BB था उसकी जगह अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, राइट। तो मतलब AA ये आएगा BC, देन नेक्स्ट में आएगा आपका AA AB एंड AC, ये दो आपके आइसोमर्स बनेंगे। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे आपने क्या किया है, देखिए ये कंपाउंड था आपका, मैं इसी में चेंज करके बताती हूँ आपको, B और C लिया, तो मतलब इस B को हटा करके मैंने यहाँ पे C लिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर हम ये प्लेन पास करेंगे तो यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है C, अपोजिट चीज़ें हैं, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। बट नहीं,
अब हमारा जो प्लेन है वो हम अलग तरीके से पास करेंगे। इस बार जो आपका प्लेन है वो आप कैसे पास करोगे, जो ये मतलब फोन जो है आपके उसके परपेंडिकुलर आपको प्लेन पास करना है। मतलब ये बी है और सी, इस टाइप से आपका प्लेन आएगा। मेटल बी और सी लिगेंड को कट करते हुए आएगा। तो अब अपोजिट में क्या है, ए का रिफ्लेक्शन ए का रिफ्लेक्शन ए। तो अभी भी क्या है यहाँ पे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस केस में भी आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा और यहाँ पर भी आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपका चेंज क्या होगा, ये जो बी है इनमें से एक को चेंज करके आपको क्या करना है, बस सी ही तो करना है, इस टाइप से। अभी भी आप यहाँ पे तो प्लेन यही पास करेंगे, इस प्लेन को पास कर दीजिए, अपोजिट में ए और ए ही है। तो ये अभी भी क्या रहेंगे, आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स ही रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है MA3B3 की, कि आपका एक M है A3 और B3। इस केस में जो आपके आइसोमर्स बनते हैं वो आपके बनते हैं फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर। कैसे, यहाँ पे अगर आप पॉसिबिलिटी देखेंगे कितनी पॉसिबिलिटी है, किन किन पॉसिबिलिटी से आप इन एलिमेंट्स को लगा सकते हैं। तो आपका है AA, ठीक है, BB। अब आपके पास बच क्या गया, A और B बच गया, ये पॉसिबिलिटी है आपकी, राइट। या फिर अब मैं सबको अलग अलग करती हूँ, मतलब A के साथ हमने B लिया, A के साथ B और A के साथ B। क्या इन तीन कॉम्बिनेशंस के अलावा आपको कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है? बिकॉज मुझे तो यही तीन कॉम्बिनेशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आई मीन सॉरी, ये दो ही कॉम्बिनेशंस नज़र आ रहे हैं। अब जब आप इन पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस टाइप से बनेगी, ये हो गया आपका मेटल, ये चार कंपाउंड एक साथ AA, राइट। अब आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए AABB, ओके। तो ये हो जाएगा आपका A, देन क्या आ रहा है आपका BB, तो ये हो गया आपका B एंड देन B। फिर है आपका AB, तो ये हमने बोला A और ये B। पहले की रिप्रेजेंटेशन हो गई, सेकंड की रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं अभी हम AB, मतलब ये आपका AB, नेक्स्ट AB एंड नेक्स्ट भी AB। इस टाइप से आपके कंपाउंड्स अरेंज किया आपने। तो यहाँ पर जो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जो बन रहा है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, फेशियल। लाइक देखिए, ये एक फेज में, ये जो तीनों हैं आपके ये एक फेज में, तो ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं, ये है आपका एक फेशियल आइसोमर, ओके। देन अगर इस कंपाउंड की बात की जाए तो यहाँ पे ये बनता है, राइट, और इस टाइप से ये बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल आइसोमर। ये क्या होता है आपका, मेरिडोनल आइसोमर, ओके। अब हम बात करते हैं इन कंपाउंड्स में ऑप्टिकली एक्टिव की, कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, जो आपका मेरिडोनियल आइसोमर होता है ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपका जो प्लेन है वो क्या है, प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें से पास करेंगे तो दोनों अपोजिट में आपके ए बचेंगे। जब बट मेरिडोनियल की अगर बात करूँ तो ये तो आ गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट फेसियल का केस की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। चाहे आप ये प्लेन ले लीजिए या फिर ये प्लेन ले लीजिए, किसी भी एंगल से यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी नहीं आ पाती है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो आपका फेशियल आइसोमर है ये क्या हो जाता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट केस आता है दैट इज MA2B2C2। यहाँ पे आपके 5 आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है, और जो 5 आपके आइसोमर्स बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। एक केस की A के अपोजिट है, B के अपोजिट है, C के। अब मैं एक को कांस्टेंट मान लेती हूँ। मान लीजिए मैंने A को कांस्टेंट माना तो B को C के साथ भेजा एंड देन सेकंड B भी C के साथ जाएगा। अब अगर आपने B को कांस्टेंट मान लिया तो आप क्या बोलोगे कि AC एंड AC, और अगर C कांस्टेंट मानते हो तो AB एंड AB। इस टाइप से आपका कंपाउंड हो जाएगा। लास्ट केस ये है कि हम किसी भी दोनों एटम्स को एक साथ नहीं रखते, किन्हीं भी दो लिगेंड सेम लिगेंड्स को साथ में नहीं रखेंगे, सबको डिफरेंट रखेंगे। तो AB BC एंड देन AC, ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप से 5 आइसोमर्स बनते हैं। इनमें अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिविटी और इनएक्टिव की बात करूं तो आपको पता है अगर 4 लिगेंड्स आपकी सेम प्लेन में हैं और 2 लिगेंड्स अपोजिट में सेम हैं तो वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो हर एक केस में हमारे पास एक
ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे दो सेम लिगेंड्स प्रेजेंट हैं और ये कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि मेटल के अपोजिट में ए या बी सी जाएगा। आप प्लेन ऐसे पास करवा देना, तो यहाँ तो अपोजिट आ रहा है, तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री उस केस में क्या होगी आपकी, प्रेजेंट होगी। तो इसके जो 4 आइसोमर्स हैं ये तो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट यहाँ पे कोई पीओएस प्रेजेंट नहीं होता, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इस वजह से ये कंपाउंड आपका क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। इसके बाद जो आपका एक लास्ट केस में अगर मेन बात करूं जिसमें सारी लिगेंड्स डिफरेंट है, ए बी सी डी ई एफ, इस कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पर आपके 15 आइसोमर्स बनते हैं। कितने आइसोमर्स बनते हैं, 15 आइसोमर्स। मतलब आप उसी टाइप से जो मैंने कॉम्बिनेशंस आपको बताए हैं उस कॉम्बिनेशन से आप इसमें जा सकते हैं। इसमें 15 पॉसिबल हैं आइसोमर्स की फॉर्मेशन, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, मान लो आपने ए को कांस्टेंट रखा, ए के साथ अभी बी था, देन ए के साथ आपका सी आएगा, बाकी चेंज कर दीजिए। देन मैंने ए के साथ फिक्स रखा कि इस बार ए के साथ डी आएगा, देन आपका ए के साथ ई आएगा, देन ए के साथ एफ आएगा। तो इस टाइप से जब आप इसके मतलब बहुत सारे पॉसिबल आइसोमर्स इस टाइप से बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी ए बी में भी सी के साथ डी और ई के साथ एफ आया है, तो नेक्स्ट में आप बोले मेरे को सी के साथ डी नहीं चाहिए, सी के साथ ई चाहिए, फिर सी के साथ एफ चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो आपके टोटल 15 आइसोमर्स जो हैं वो यहाँ पे बन जाएंगे। कैसे, क्योंकि देखिए 5 तो मैंने आपको बताए, अब एक पे मैं 3 बना रही हूँ। 3 कैसे बन रहे हैं, देखिए ए बी को मैं कांस्टेंट रखा, मैंने कहा सी के साथ इस बार ई आना चाहिए और डी के साथ एफ चला गया। एक अब मैंने कहा कि मुझे ना सी के साथ ई भी नहीं, एफ चाहिए, तो सी एफ एंड जो बच गया वो क्या होगा आपका, डी और ई। तो इस एक कॉम्बिनेशन से आपके 3 बने, तो यहाँ पे टोटल 5 हैं, 5 से 3 बनेंगे तो टोटल 15 आइसोमर्स आपके फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पॉसिबिलिटी है आपकी बाइडेंटेट लिगेंड्स भी तो होती हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा बाइडेंटेट लिगेंड्स को लेकर के डिस्कस करूं, जैसे आपका एक मेटल है, ये आपकी बाइडेंटेट लिगेंड, ए का मतलब है कि जो बाइडेंटेट लिगेंड की जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो क्या हैं आपकी, बिल्कुल सेम, एंड A2 ये आपका कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में जब आपकी फॉर्मेशन होगी कंपाउंड की, तो किस टाइप से आपकी लिगेंड्स जो हैं वो बाइंड कर सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो आपकी मोनोडेंटेट लिगेंड है वो इस तरह से आए और जो आपकी बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं वो एक प्लेन में आ जाए। तो यहाँ पे तो आपको क्लियरली पता है कि आपका ट्रांस आइसोमर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पॉसिबल है, तो ये तो हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि जो ये आपकी ए जो लिगेंड्स हैं इनको आप क्या करो, किसी एक प्लेन में दे दो, मतलब इस टाइप से। तो ये आपकी जो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं वो इस टाइप से आएंगी। अब जो ये आपकी बाइडेंटेट लिगेंड्स आई हैं ये आपका सिस आइसोमर बनता है, यहाँ पर आपका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाता है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका मेटल है चाहे आप 3 सेम ए लिगेंड्स दे दो या फिर ये आपका मेटल है AB3, इस टाइप के कंपाउंड में कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ये हमेशा क्या होते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो क्या है यहाँ पे आपकी पॉसिबल ही नहीं हो सकती। अब जैसे ये लिगेंड्स इस टाइप से अटैच्ड है, तीसरी लिगेंड होती वो आपकी यहाँ पर अटैच हो जाती, तो यहाँ से आप प्लेन पास ही नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर आपने इस टाइप से भी प्लेन पास किया तो ये जो लिगेंड्स हैं ये पास नहीं होती। मतलब इस स्ट्रक्चर को अगर आप 3D में ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये आपका क्या है, फोन के प्लेन में है और ये आपका ऊपर की तरफ रूफ की तरफ है, एंड देन बीच में ये कर्व आ रहा है, और जो ये कर्व है जो आपको अभी लग रहा है कि बिल्कुल इसके अपोजिट है, बट ये ऐसा है नहीं। जब आप इसको 3D में थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा ये बॉन्ड बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो इस वजह से इस टाइप के जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे आपका अब अगर आप इसी कंपाउंड में यहाँ पे A2 की जगह AB भी ले लेंगे तो भी सेम रहेगा। आपका जो ट्रांस रहेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा और जो सिस होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, बिकॉज इस केस में आपका A यहाँ पर है तो B यहाँ पे आएगा। तो इस बार हम प्लेन, ये वाला जो आपका प्लेन है इस प्लेन में कट कर देंगे, राइट। तो अभी भी क्या रहेगा, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा। ओके, तो मोस्टली जो कॉम्बिनेशंस आपके बन रहे थे आइसोमर्स में वो मैंने काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कुछ बच भी गए होंगे तो आई होप मैंने आपको इतने अच्छे से बता दिया है कि आप उनके कॉम्बिनेशंस बना के उनमें चेक कर सकते हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। अब हम आइसोमर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट जो आइसोमर्स में हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं इस कॉम्प्लेक्स के। देखिए जब कभी भी आपसे नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब है वो आपसे सारे पूछ रहे हैं। अगर कोई स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं तो अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो आपको पता है वहाँ पे आपको उसको 2 कंसिडर करने हैं। तो देखिए COEN2Cl2 ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन की मेटल है। EN मतलब बायोडेंटेट लिगेंड और बाइंडिंग साइड्स इसकी सेम होती है A2 एंड देन आपका B2। ये कॉम्बिनेशन अब अभी पढ़कर आए हैं, इसमें सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी है। तो एक जो आपका बनेगा, हम मतलब जनरल नहीं बनाते, इसी कंपाउंड के लिए बनाते हैं। तो मेटल क्या है आपका, कोबाल्ट है। EN लिगेंड्स हैं। EN लिगेंड्स का मतलब है यहाँ पर आप इस टाइप से इसको दिखा सकते हैं, EN एंड EN, अदरवाइज नाइट्रोजन से बाइंडिंग होती है, बीच में 2 CH2 आते हैं। ओके, देन Cl। एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये है। देन इसके अलावा जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि Cl को मैंने क्या किया, इस टाइप से आपका प्लेन में लिया, ये आपकी बायोडेंटेट लिगेंड हो गई। आपको पता है कि इस कंपाउंड में क्या है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसमें इसकी एक मिरर इमेज भी बनेगी, मतलब ये D और L 2 आइसोमर्स फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो 2 आइसोमर्स इसके और एक आइसोमर इसका, तो टोटल यहाँ पे आपके कितने, 3 आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो C ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसके लिए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स, ये हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3 6 एंड CrCN6 एंड दिस, ये किस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म का एग्जांपल है। आपको पता है कि जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इस टाइप से दे रखे और यहाँ पे क्या है, अमोनिया कोबाल्ट से बाइंडेड था, नेक्स्ट में अमोनिया क्रोमियम से बाइंडेड हो गया। जब लिगेंड सेम हो बट मेटल को एक्सचेंज कर दिया हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लिंकेज आइसोमेरिज्म तो जो आपकी एम्बाइडेंटेट लिगेंड्स होती हैं लाइक साइनाइड हो गया, NO2 हो गया, वो कंपाउंड्स आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो आपके आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर जो भी लिगेंड होती है वो आपकी अंदर चली जाती है और अंदर वाली लिगेंड बाहर आती है। तो ये वो ऑप्शन भी नहीं है आपका, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स और आपको बताना है कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब एक मेटल है ABCD और चारों लिगेंड्स आपके डिफरेंट हैं, यहाँ पे एक है पायरिडीन, एक है अमोनिया, ब्रोमीन और क्लोरीन। जब चारों लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं तो इस केस में आपके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी होती है। एक कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा ABCD का, देन एक बनता है आपका ACBD और एक बनता है आपका AD आ गया एंड देन बचा आपका B और C। ये 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मतलब ये क्या है आपका प्लैटिनम मेटल, ठीक है। पहले मैंने बोला AB, तो मतलब आपका पायरिडीन और जो आपका अमोनिया है वो अपोजिट में आएंगे एंड आपका ब्रोमीन और क्लोरीन क्या आएगा, अपोजिट में। उसके बाद नेक्स्ट केस जो आपका बन रहा है उसमें आपका पहले आ रहा है आपका पायरिडीन, AC बोला मतलब कि नेक्स्ट है आपका ब्रोमीन, और जो आपके क्लोरीन और अमोनिया है ये क्या आएगा आपका अपोजिट। नेक्स्ट में आपका जो पायरिडीन और क्लोरीन है वो अपोजिट में आ जाएगा, अमोनिया और ब्रोमीन एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। तो ये 3 आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबल है। इन्होंने यही हमसे पूछा था, मतलब 3 पॉसिबिलिटी हैं, तो जो D ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।